बिहार या बिहार से संबंधित कोई सा भी एग्जाम है जिसमें बिहार एक सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जल्दी से और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारा कंटेंट जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा आपको मिलने वाला है यहाँ पर। देखो, बिहार के इतिहास को हम 3 भागों में देखने वाले हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री देखने वाले हैं बिहार की, और मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हैं बिहार की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास की। और प्राचीन बिहार के इतिहास में भी हम प्राचीन बिहार को पाषाण काल के रूप में, वैदिक काल में, महाजनपद काल में, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के जो स्रोत रहे हैं उनको समझते हैं। देखो, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, एक तो पुरातात्विक और एक होता है साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो पटना में है, और सोनपुर सारण में ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। वहीं मौर्यकालीन अभिलेख जो मिले हैं वो कहाँ से? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्रेराज और रामपुरवा से। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्रेराज और रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख देखने को मिलते हैं। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और खुदाई से प्राप्त सिक्के हो गए, मनके हो गए एवं मूर्तियां आदि से पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से जो याद रखना है, ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। वहीं मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्रेराज और रामपुरवा से मिले हुए हैं। साहित्यिक स्रोत में साहित्य से संबंधित चीजें आती हैं, जैसे रामायण में जानकारी मिलती है, महाभारत में, पुराणों में, बौद्ध रचनाओं में जैसे आगुंतर निकाय हो गया, दीघ्र निकाय हो गया, विनय पिटक हो गया, है ना, भगवती सूत्र हो गया जैन रचनाओं में। और इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण, जो अलग अलग यात्री आए हैं, जैसे मैगस्थनीज आया था तो उसकी इंडिका में जो है बिहार का वर्णन मिलता है। फाहियान, इत्सिंग और हैनसांग, ये तीनों चीनी यात्रियों के नाम भी याद रखने हैं। फाहियान, हैनसांग और इत्सिंग ने भी जो है बिहार की यात्रा की है। तो फाहियान, हैनसिंग और इत्सिंग के बारे में भी आपको याद रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये तो थे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब हम आते हैं पाषाण काल पे। पाषाण काल में जो पहला है पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। तो इस काल में जो मानव है आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, शिकार किया करता था, कंदमूल फलों को खाया करता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 1 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 1 लाख ईसा पूर्व के। क्या क्या मिला है मुंगेर और नालंदा से? तो कुल्हाड़ी, खुरपी और चाकू ये मिले हुए हैं। कहाँ से? ये हैं पुरापाषाण काल के, पुरापाषाण काल से। अब हम आते हैं मध्यपाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक भी बन गया था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता को बनाया गया। और दक्षिण बिहार मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि 40,000 से 1 लाख ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये मध्यपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। नवपाषाण काल में कृषि की जाने लगी थी, है ना, मानव वस्तुओं में निवास करने लगा था। तो अब जो मानव है पुरापाषाण काल में क्या कर रहा है? जमीन के नीचे गड्ढे बना रहा है, गुफाओं में रह रहा है, वृक्षों के नीचे रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में अब ऐसा नहीं है, मानव जो है बस्तियां बसा रहा है, निवास करने लगा है। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण, चेचर वैशाली, मनेर पटना और सनुआर
रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिले हैं, जो कि किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से ही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल जो हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, और आपको अलग अलग स्थल दिए होंगे और नीचे कूट दिए होंगे कि एक या दो सही है, दो या तीन सही है, एक दो तीन सही है, एक दो तीन चार सही है, कौन सा सही है ना, इस प्रकार से। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। वहीं ये लगभग अवशेष जो हैं 2500 ईसा पूर्व के पुराने हैं, नवपाषाण काल के। अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल पे। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। किस काल के? ताम्रपाषाण काल के। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ताम्रपाषाण एक संस्कृति से संबंधित है, और नीचे ये जो ऑप्शन है इन जगहों का नाम दिया होगा, तो आपको ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थलों को पूछा जा रहा है ना, तो उन्हीं को आप बता सकते हो। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर और मनेर और सनुआर, इन चीजों का नाम आपको याद रखना है। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। किसके? पत्थर के औजार के उपयोग के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं, और ये लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1000 ईसा पूर्व का है। अब हम आते हैं वैदिक काल पे। वैदिक काल पे आए उससे पहले एक बार और समझो कि हमने क्या क्या देख लिया। हम प्राचीन बिहार के इतिहास को देख रहे हैं। हमने पहले पुरातात्विक स्रोत देखे, और हमने देखा पुरातात्विक स्रोत में कि मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज और रामपुरवा से मिले हैं। वहीं फिर हम साहित्यिक स्रोत में हमने देखा कि फाहियान, इत सिंह और हेनसांग चीनी यात्री बिहार आए थे। मेगस्थनीज के विवरण से भी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ आगुन्तर निकाय, दीग्र निकाय और विनय पिटक से भी जानकारी मिलती है बिहार के बारे में। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी जानकारी मिलती है, साथ ही भगवती सूत्र में भी जानकारी मिलती है। फिर हम पाषाण काल में आए। सबसे पहले हमने पुरापाषाण काल को देखा, फिर हमने देखा मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो मनुष्य है वह खाद्य उत्पादक हो गया था और बस्तियां बसाकर रहने लगा था। फिर हमने देखा ताम्रपाषाण काल के बारे में, और अब हम बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। देखो, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का है। फिर आता है समय उत्तर वैदिक काल का, जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। माफ कीजिए, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो पूर्व वैदिक काल जो है उसमें बिहार के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इसका बिहार क्षेत्र में विस्तार नहीं था। उत्तर वैदिक कालों में आर्यों का विस्तार जो है गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। कहाँ तक? गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में जो है आर्यों का विस्तार हो चुका था। कब? उत्तर वैदिक काल में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किस में मिल रही है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की रचना विदेह के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। किसको? तिरहुत। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात शब्द से संबोधित किया गया है। किसको? बिहार को कीकट एवं ब्रात शब्द से संबोधित किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और बराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश कहा गया है, अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किसको? कीकट को, बराह पुराण में। महाजनपद काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगुन्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जब आप महाजनपद काल इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो और अलग अलग जगह पढ़ रहे हो, तो आपने 16 महाजनपदों के बारे में सुना होगा। ये जो 16 महाजनपद हैं, कहाँ इनका वर्णन मिलता है? तो आगुन्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है इनका वर्णन देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो उनका विस्तार जो है बिहार में था, जिसमें पहला है बज्जी लिच्छवी वैशाली मुजफ्फर क्षेत्र, मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र, और अंग जो है भागलपुर मुंगेर और क्षेत्र, ये सब शामिल हैं। तो बिहार में मात्र 3 महाजनपद हैं। बज्जी लिच्छवी कह सकते हैं उसको, मगध और अंग। सबसे पहले हम बज्जी संघ महाजनपद की बात करते हैं। देखो, बज्जी संघ जो है ना 8 राज्यों का संघ था, इसीलिए इसे
अठक कुल कहा जाता है। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। कौन सा? लिच्छवी। लिच्छवी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक बज्जी संघ के जो है प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ का लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। तो बज्जी संघ या लिच्छवी जो है इसको विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। फिर आता है मगध हमारा, और मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में जो है सबसे अधिक शक्तिशाली था। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। क्या थी? प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है मगध। मगध का विस्तार पटना से ज्ञात क्षेत्र तक है और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध या अंग महाजनपद का वर्णन किसमें मिलता है? सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर आता है अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद का विस्तार जो है भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था और अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। क्या हुआ करती थी? चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग के जो अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग में को मगध में मिला लिया था। तो यह भी आपको जो है याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो है महाजनपद काल में क्या देखा। हमने महाजनपद काल में देखा कि 3 महाजनपद जो हैं वो बिहार में थे। बज्जी महासंघ के बारे में हमने देखा कि इसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी और विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है वो बज्जी संघ या लिच्छवी संघ को जो है कहा जाता है विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में। फिर हमने मगध जब महाजनपद देखा कि राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। पटना से ज्ञात क्षेत्र तक इसका विस्तार है और अथर्ववेद में जो है इसका वर्णन मिलता है। फिर हमने अंग महाजनपद के बारे में जाना और हमने जाना कि अंग महाजनपद जो है चंपा इसकी राजधानी हुआ करता था। क्या? चंपा इसकी राजधानी हुआ करता था। अब हम आते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंशों के बारे में, देखते हैं एक एक करके। देखो, मगध की स्थापना जो है बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। तो बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो जरासंध था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण जो है आर्थिक रूप से सबसे संपन्न था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है वो रिपुंजय था। बिहार में मगध जो है उसका उत्कर्ष जो है पढ़ने को आता है इतिहास में। क्यों आता है? क्योंकि बिहार में मगध जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कोई दूसरा प्रदेश का, दूसरे जनपद का जो शासक है अगर वो आक्रमण करता था तो उसे बहुत भारी पड़ता था उन 5 पहाड़ियों को पार करना, फिर प्रवेश करना मगध में, फिर अलग अलग नदियों को भी पार करना। तो मगध की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, उसने उसे सुदृढ़ बनाया। लोहे तक पहुंच है ना इन सब चीजों ने। जो पहला वंश है बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आता है 544 से 412 ईसा पूर्व तक। कब तक? 544 से 412 ईसा पूर्व तक। इस वंश की जो स्थापना है बिंबिसार ने की थी। किसने की थी हर्यक वंश की स्थापना? बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। वहीं उसकी दूसरी पत्नी चेलहन्ना या चेलन्ना थी। चेलहन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। कौन थी? चेलहन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी जो कि बिंबिसार की पत्नी थी। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। कौन? क्षेमा जो है पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाए। तो जो अवंती के शासक थे चंड प्रघोत, बिंबिसार उनके मित्र हुआ करते थे। बिंबिसार की जो हत्या है 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। और बिंबिसार के बाद जो है फिर अजात शत्रु जो है गद्दी पर बैठा था और शासक बना था।
अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हरेक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम था कुणिक। तो अजातशत्रु का जो वास्तविक नाम था क्या था? कुणिक था। ये पूछा जा सकता है कभी किसी एग्जाम में। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसन्नजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसन्नजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत को पराजित करके काशी पर वापस से अधिकार कर लिया था। बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसन्नजीत की पुत्री बाजीरा से हुआ और अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया था। किसने? अजातशत्रु ने। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? राजगृह में हुआ है। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया और उदयन के 3 पुत्र थे, अनुरुद्र, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का जो है अंतिम शासक चुना गया था। उसके बाद जो है हरेक वंश जो है वो समाप्त हो जाता है और आता है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। देखो, शिशुनाग ने हरेक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो पूछा जाए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने की थी। किस वंश के स्थान पर? हरेक वंश के स्थान पर। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने बनाया फिर वैशाली को राजधानी और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को जो है मगध में मिला लिया था। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि अवंती को मगध में मिलाने का काम किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। किसने? तो वो है शिशुनाग ने। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब? 383 ईसा पूर्व में। और कालाशोक के समय मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था अंतिम शासक? नंदीवर्धन। इसके बाद आता है अभी नंद वंश चल रहा है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने हर्यक वंश देखा, फिर शिशुनाग वंश और अब हम बात करेंगे नंद वंश की। नंद वंश का जो समय है 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक का है। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की और महापद्म नंद को एक राठ अथवा एक छत्र की उपाधि भी धारण की गई। किसने? महापद्म नंद ने। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है और उसमें पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। किसको? महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिली आदि राज्यों को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। किसको? पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मिथिला। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं उस समय तक, है ना। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो पाणिनि है वो समकालीन थे किसके? महापद्म नंद के। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो घनानंद हुआ और घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश की आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्नता थी। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है घनानंद को अपदस्थ कर दिया और खुद जाके गद्दी पर बैठ गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब यहाँ से हम मौर्य वंश को देखेंगे। तो मौर्य वंश को देखें उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद मौर्य वंश से हम शुरू करेंगे आगे ना, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।